जी, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हम थे व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर फर्म आइडेंटिफाइज ए ब्रीच। अगर कंपोनेंट ऑडिटर को पता चले कि कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हुई है कोई उसकी तरफ से किसी टीम से, फर्ज कीजिए कि किसी टीम मेंबर ने जो कंपोनेंट है उसके शेयर्स खरीद लिए थे, तो वायलेशन होगी ना, सेल्फ इंटरेस्ट। सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो कंपोनेंट ऑडिटर ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, एंड कर दे उस इंटरेस्ट या रिलेशनशिप को, मतलब शेयर्स को डिस्पोज कर दे। नहीं कर सकते तो सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करे, थ्रेट कम है कि ज्यादा है, और डिपेंडिंग ऑन सिग्निफिकेंस एक्शंस ले। एक्शंस क्या हो सकते हैं, जिस टीम मेंबर के इंटरेस्ट था फाइनेंशियल उसको रिमूव कर दिया जाए, और क्या करें, उसके वर्क का क्वालिटी रिव्यू करवा लिया जाए, और साथ ही साथ अहम चीज क्या करना है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट इन राइटिंग ब्रीच टू ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर को भी कम्युनिकेट करे कि ये हमारी ब्रीच हुई थी। अब फिर यहां से कहानी आगे होगी वाला, अब ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की तरफ होगी। उसने क्या, जब कम्युनिकेट होगी उसने क्या करना है, अगला पैराग्राफ 24 में वो बता रहा है, अपॉन रिसीट ऑफ कंपोनेंट आइट फ्रॉम कम्युनिकेशन, जब इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वायलेशन हुई है तो ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ने रिव्यू करना है कि क्या जो उसने सिग्निफिकेंस वैल्यूएट की है, हाई, मॉडरेट या लो, ये सिग्निफिकेंस ठीक है, और फिर देखे कि क्या जो भी सिग्निफिकेंस थी और कंपोनेंट ऑडिट जो भी स्टेप्स लिए हैं उस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए, उन स्टेप की रोशनी में क्या हम कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते या कर तो सकते हैं लेकिन मजीद किसी काम की जरूरत है, तो फिर फर्दर एक्शन क्या होगा, ये ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ने डिसाइड करना है। बात समझ आती है जी? क्योंकि अगर एथिक्स की वायलेशन हो रही है तो जब एथिक्स की वायलेशन हो रही है, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर स्टेप्स देखे, क्या कंपोनेंट आइडर ठीक स्टेप्स ले, मुतमिन है, ओके, नहीं मुतमिन तो फिर वो काम खुद करे जिसमें थ्रेट था, या डिसाइड करे जो भी उसने मजीद काम करवाना है। ठीक है, अगर ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ये डिसाइड करता है, ये डेटा इस नतीजे पे पहुंचता है कि ब्रीच जो थी उसको सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस कर दिया है कंपोनेंट ऑडिटर फर्म ने, तो फिर क्या फर्म में कंटिन्यू, ग्रुप ऑडिट फर्म क्या करेगी, कंटिन्यू करे, उसके वर्क को यूज करे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर डिसाइड करे एडिशनल एक्शन क्या लेने की जरूरत। उसी बात को दोबारा मेरा ख्याल है दूसरे अल्फाज में कह रहा है जो ऊपर इस पैराग्राफ में कर चुका है। ठीक है, और एडिशनल एक्शंस क्या होंगे, वो कुछ उस एरिया पे जो इंपैक्टेड है स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे, और जितनी भी वायलेशंस हो, आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन क्या दो चार्ज भी गवर्नेंस के साथ डिस्कस करनी होती हैं, तो यहाँ पे कह रहा है दो चार्ज भी गवर्नेंस का डिस्कस करें, बाकी इसमें कोई काम की बात नहीं है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। तो ये था हमारा सेक्शन 405, ग्रुप ऑडिट से रिलेट करता था। डन जी? चलिए, अब इसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारा रह गया है वो है 800, रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 800। तो आइए अब इसकी तरफ चलते हैं। सारी लिस्ट आपको पता है ना, सारे सेक्शन की कहाँ मौजूद है, स्टार्ट में बताया था, याद है ना? तो कहीं पे भी जाना हो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट में देख लें किस जगह पे सॉफ्ट कॉपी है, तो आपको पता है क्लिक करते हैं उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हाइपर लिंक लगाया हुआ, मैंने नहीं लगाया, ये आईफैक नहीं लगाया हुआ, ये लीजिए रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस। अच्छा, ये कंसेप्ट ये भी आई कि आपने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ पहले, चूंकि सेक्शन खत्म हुआ है, थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए 2-3 मिनट की, रीड कर लीजिए इसको ताकि रिफ्रेश हो जाए कंसेप्ट, फिर आगे चलते हैं। पास कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम रिपोर्ट्स ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, इसमें मेरा मशवरा है इस सेक्शन को पढ़ने के साथ साथ आप अगर ISA 800 की सीरीज या सिर्फ ISA 800 भी रिवाइज कर लेना तो ज़रा अच्छा कंसेप्ट बेस अच्छी बन जाएगी। ISA 800 के जो ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट जिन्हें हमको बोलते हैं, उनमें ख़ास बात क्या थी, उनमें ख़ास बात ये थी कि वो अमूमी तौर पे जनरल पर पब्लिक के लिए नहीं होते थे,
वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक होते थे, ठीक है। तो वो कुछ खास यूज़र के लिए बनाए जाते थे। तो उन यूज़र्स को चूँकि हमने सिर्फ रिपोर्ट देनी होती थी, तो हम अपने रिपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करते थे। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। सवाल मेरा सिंपल है, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब देना है। अगर हमारी रिपोर्ट सारी दुनिया को जा रही है, ऑप्शन 1 जनरल पब्लिक, दूसरा ऑप्शन 2 हमारी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक यूज़र तक जा रही है, क्या इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, रिपोर्ट सिर्फ एक पर्सन के लिए बनाई जा रही है, तो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाइड हो सकती हैं? बताइए, क्या सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए? अच्छा, सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, जरा आप भूल ना गए हो, मैं आपको बता दूं। हमारा नॉर्मल जो जनरल पब्लिक को हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं ना, जनरल पब्लिक को जब, तो उस वक्त हमारी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ये हमारी फर्म है, ये हमारा क्लाइंट है, फिर इसके बाद हमारी फर्म की एक नेटवर्क फर्म है, हमारे क्लाइंट की कुछ ये फर्म है, ये नेटवर्क फर्म है, हमारा क्लाइंट है, ये क्लाइंट के रिलेटेड एंटिटीज हैं। तो जब रिपोर्ट हमने बहुत से लोगों को देनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में अपलोड करनी है, वेबसाइट्स पे सर्कुलेट होगी, तो फिर रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ए, क्या फर्म क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हो। दूसरी रिक्वायरमेंट बी, क्या फर्म रिलेटेड एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट हो। तीसरी रिक्वायरमेंट सी, क्या नेटवर्क फर्म भी क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हो। चौथी रिक्वायरमेंट डी, क्या नेटवर्क फर्म रिलेटेड एंटिटी से। ये नॉर्मल है जब रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि वो इशू सेंसिटिव बन जाता है ना। जब जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना, तो याद रखिएगा वो इशू सेंसिटिव बन जाता है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। जैसे आपने कंपनी लॉ पढ़ा तो आपको अंदाजा होगा, जो लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, प्राइवेट कंपनी के लिए कम, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, नॉर्मली फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं। ये है नॉर्मल केस। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड हो, सिर्फ हमने एक पार्टी सर्टेन यूजर को रिपोर्ट देनी है, क्या इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट इतनी ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स होगी कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सप्लाई होगा? ये मुझे याद है, अकाउंटिंग में भी होता है, एक होता है आईएफआरएस, एक होता है आईएफआरएस फॉर एसएमईज, याद है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है फिर इसका। तो उसी तरह एक है इंडिपेंडेंस, एक है इंडिपेंडेंस फॉर स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक यूजर। तो बताइए, मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि वही कंप्लीट मॉडिफाइड, जो निस्बतन कम होनी चाहिए? आगे वो डिस्कशन करता है, मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, लेकिन यहां पे बता दूं गुड न्यूज, क्या अगर तो एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट है, कौन सी एंगेजमेंट? ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो, उसको हम कहते हैं एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट। क्यों? वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो? क्या स्कॉलरशिप मिलनी है उसके लिए एलिजिबल हो गई? नहीं 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 नहीं, वो मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए एलिजिबल हो गई, वो निस्बतन सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए एलिजिबल हो गई। तो जो एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट है उसमें नेटवर्क फर्म की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, उसमें रिलेटेड एंटिटी की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ कौन सी है? फर्म की क्लाइंट के साथ, फर्म, इसके टीम मेंबर, उनके टीम मेंबर के रिलेटिव्स, क्लाइंट, उसके डायरेक्टर, ऑफिसर, इंडिपेंडेंट हो गए, सिंपल, खत्म कहानी। ये है हमारा सेक्शन 800, जो कि ISA 800 से बेस कर रहा है उस पर। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है। थीम समझ आ गया आपको इस सेक्शन का? स्कोप क्या है, क्या चीज डिस्कस कर रहा है, और जो मेजर रिक्वायरमेंट्स वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आइए जरा पढ़ते हैं वो क्या कहता है। कहता है ये वाला सेक्शन क्या करेगा, ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो पार्ट 4A की है ना, 4A पढ़ा है हमने? हाँ नहीं पढ़ा? वो जो पढ़ा है वो 4A था कि 4B था? श्योर नहीं है?
यही बड़ा पक्का है आपको क्या? हाँ पक्का नहीं, बस यही देखना था पक्का है कि नहीं है। चलिए वो कह रहा है जो मॉडिफिकेशन की इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ एथिक्स की, वो सर्टन मॉडिफिकेशन आ जाएंगी। कब मॉडिफिकेशन आ जाएगी? जब, यानी कह रहा है 4A की रिक्वायरमेंट्स एज इट इज अप्लाई नहीं होगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। मॉडिफाइड मतलब कम हो जाएंगी, मॉडिफाई होके ज्यादा नहीं, क्या हो जाएंगी, कब कम हो जाएंगी? वे द रिपोर्ट इंक्लूड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी। और ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए उसे क्या बोलते हैं? एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट। सिंपल एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। डन जी? कहता है हाँ, जब ये केस एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है। एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म समझ आ गई आपको? यानी वो ऑडिट एंगेजमेंट जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होनी है। कहता है इस केस में क्या होगा, फर्म बताएगी इंटेंडेड यूजर को, ए इंटेंडेड यूजर एक राज की बात सुनो, नॉर्मली हम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स जितनी अप्लाई करते हैं ना, कंप्लाई करते हैं, इस ऑडिट में हम उतनी इंडिपेंडेंस जरूर है लेकिन दूर दूर तक इंडिपेंडेंस नहीं है हमारी। प्राइमरी इंडिपेंडेंस असल में क्रक्स में यही है, ये इन्हीं चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो मेन क्लाइंट टू फर्म। कह रहा है फिर अगर इंटेंडेड यूजर एक्सप्लिसिटली एग्री करेगा ना तो फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगी, कौन सी सहूलत मिलेगी, कौन सी? मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स वाली। कम रिक्वायरमेंट्स ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म यूज किया वो क्या है? मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है? कहता है हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यूजर से कैसे पूछेंगे, यहां पे कह रहे हैं यूजर को बताओ, यूजर को एग्री करवा लो। कहता है बाज़ औक़ात आपको शुरू में पता ही नहीं होता कि आपका यूजर कौन है। इंटेंडेड यूजर्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय नेम एट टाइम एंगेजमेंट टर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड। ये कब होता है? क्लाइंट कहे भैया मेरे को लोन चाहिए, बैंकों के पास जाऊंगा, बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स के पास जाऊंगा, कंसोर्शियम के पास जाऊंगा, मुझे अभी मैं किसी के पास गया नहीं लेकिन मुझे पता है जिसके पास जाऊंगा वो ऑडिटेड फाइनेंस जरूर। तो आपने अपनी रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दे सिर्फ लैंडर्स के लिए, बैंकर्स के लिए। हमने कहा अच्छा कौन से बैंकर्स के लिए? कहता है ये नहीं अभी मुझे पता, ये तो जब मार्केट में निकलूंगा फिर पता चलेगा। हमने रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप बाय नेम नहीं कि हबीब बैंक के लिए, एमसीबी के लिए, क्या लिखा? सिर्फ लैंडर्स के लिए है। लेकिन बाद में हमने ये जिम्मेदारी है कि फोन कर करके जो भी इंटेंडेड यूजर होंगे उनको बताएंगे भैया इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाइड हैं। पहले पता है यूजर कौन होगा तो उससे इजाजत ले लो, नहीं पता तो बाद में उनको इन्फॉर्म कर दो। ये बात समझ आ रही? तो अगर आपको पहले नहीं पता तो क्या करें? फर्म शैल सब्सिक्वेंटली मेक सच यूजर अवेयर ऑफ मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो हमने क्लाइंट के साथ उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एग्री की है। भाई ये बात समझ आई? फिर इसके बाद क्या है, अब सुनो सहूलतें, सहूलतें देखते जाएं, सहूलतें क्या क्या मिली। कह रहा है सबसे पहले अगर एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट है, पहली सहूलत वो जो इंडिपेंडेंस की बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पे अप्लाई होती थी, वो आपने अप्लाई नहीं करनी। एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट में आपने वो वाली रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं करनी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के लिए थी। याद है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में रिक्वायरमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी ना, जैसे वो रोटेशन वाली रिक्वायरमेंट थी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाली, वो रिक्वायरमेंट चाहे कंपनी पब्लिक भी हो, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन को रिपोर्ट स्ट्रिक्ट कर दिया ना पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में, सहूलत है कि नहीं? लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट से छुटकारा मिल गया, अभी आगे भी सहूलतें लो। दूसरी सूरत क्या है, वो जो होता था ना, आपने ऑडिट क्लाइंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि आपने ऑडिट क्लाइंट के साथ साथ उसकी रिलेटेड एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट होना है। तो जब एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट होगी तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। किन रिक्वायरमेंट्स को? जो रिलेटेड एंटिटी वाली थी। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर हमें पता चले कि जी कोई रिलेटेड एंटिटी की वजह से कोई इंडिपेंडेंस को इफेक्ट आ रहा है, किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो हमने रिलेटेड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट को वैल्यूएट नहीं करना, अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट को इवैल्यूएट करना है।
ठीक है, ये बहरहाल कम्प्लेक्स का आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें। रिलेटेड एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाली रिक्वायरमेंट नहीं, नेटवर्क फर्म वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं, रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग नेटवर्क फर्म डू नॉट नीड टू बी अप्लाइड। सहूलत नहीं हो गई, ना नेटवर्क फर्म वाली रिक्वायरमेंट, ना रिलेटेड एंटिटी वाली रिक्वायरमेंट, ना पब्लिक इंटरेस्ट, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। फिर इसके बाद कह रहे हैं हाँ ये तो मैंने बता दिया कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स नहीं, अब ये भी सुन लो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होनी है। नीड अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ टीम, कह रहा है इमीडिएट फैमिली मेंबर और क्लोज फैमिली मेंबर पे रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी। ठीक है, जो लोग कंट्रोल रिव्यू करेंगे उन पे रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन देंगे हमें टेक्निकल नेचर की, एक्सपर्ट की बात कर रहा है, एक्सपर्ट्स में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, चाहे ये मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्यों ना हो। डन जी, ये था, ये थे, बस खत्म। तो ये समझ आ गया आपको सेक्शन 800 किसको डील कर रहा है। मॉडिफाइड एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट को, एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट कौन सी है, रिपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन होगी। और एलिजिबल ऑडिट एंगेजमेंट को मिलता क्या है, सो को मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस। और मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, 3 एग्जांपल दे। नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, नेटवर्क वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, रिलेटेड एंटिटी वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कौन सी होंगी, क्लोज फैमिली मेंबर वाली रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, और एक्सपर्ट्स वाली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाली रिक्वायरमेंट्स, यानी इन लोगों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स खत्म, मेरी तरफ से खत्म। हाँ, अब एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट, क्योंकि जो पिछली टेंट वाला ना पूरा पेपर की डिस्कशन पोर्टल पे पड़ी है, देखिए आपने, नहीं तो देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन जो लेटेस्ट पेपर है ना इसकी डिस्कशन है होनी है, तो इसका जो कोड ऑफ एथिक्स वाला क्वेश्चन है वो अगर आप इजाजत दे तो भी करवा दूं, कि जब पूरा पेपर डिस्कस करेंगे तब। हाँ, साथ ताज़ा साथ ही कर लेते हैं, बिल्कुल इसी बहाने में पता चल जाएगा। चलिए जी, पॉज कीजिए, क्वेश्चन सेटअप करते हैं, कीजिए स्टार्ट होने लगता। चलिए, अब ये हमारा विंटर 25 का पेपर है जी, इसमें देखते हैं ये इंस्ट्रक्शन ना आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। अच्छा, नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स, किधर है जी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल, कैसे पहचाना जाता है कोड ऑफ एथिक्स से, आ गया। स्टार्ट करते हैं जी, पढ़ा जा रहा है, कैमरा में क्लियर है, ओके। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट से क्या पता चलता है कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इन लाइट ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देखते हैं कितना सीखा है आपने। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। थ्रेट्स भी बताने हैं हमने को, और साथ में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल इफेक्ट होता है वो भी बताना है। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं बताना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल वो बताना है। थ्रेट्स भी, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी, समझे। आइडेंटिफाई करो और इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, उसको डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ना लिखना, रीजन भी बतानी है क्यों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो रहा है। कंटिजेंट फी से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है टू ऑब्जेक्टिविटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्यों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, आगे लिखना है, क्योंकि ऑडिट फर्म की कोशिश होगी कि फीस ज्यादा से ज्यादा फीस के चक्कर में वो ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर प्रॉफिट पे कंटिजेंट फी है तो प्रॉफिट हाई करने की कोशिश करेंगे अपनी फीस को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन देनी है, समझ रहे। यानी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं, उस थ्रेट को क्वेश्चन के गिवन फैक्ट्स के साथ रिलेट करना है। इवैल्यूएट का, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स में इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट लिखा हुआ है वो बताओ। और इवैल्यूएट का मतलब क्या है, उस थ्रेट को क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के साथ जस्टिफाई करवाओ। समझे रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, वैल्यूएट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब जब आप थ्रेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे
तो आपके सोल्यूशन में क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का रेफरेंस आएगा। इवेल्युएट समझ रहे हैं क्या है? आल्सो रिकमेंड सेफगार्ड्स दैट शुड बी टेकन टू मिटिगेट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स। ओके, कितने नंबर थे? 15। ओके, स्टार्ट करें जी। अब आपने क्या, आपने सिर्फ ये देखना है क्या कि ये सिचुएशन हमने कहीं पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो उसमें जो भी थ्रेट थे कोड ऑफ एथिक्स को खोल दे, ज़बानी याद है तो लिख दे कोड ऑफ एथिक्स, वरना खोल के लिख दे। थ्रेट्स वहीं से मिलेंगे, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो कहाँ से होगी? क्वेश्चन के फैक्ट से। ये ना हो जो आप कहें जी सर सिचुएशन मैंने पकड़ लिया उधर से कोड ऑफ एथिक्स से, ठीक है, ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाला केस है, सारा एज इट इज छाप दिया। नहीं, छापा नहीं मारना। वैल्यूएट का लफ्ज़ क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके वैल्यूएशन करना। और सेफगार्ड बताने, सेफगार्ड भी आपने कोशिश करनी है कि पहले गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल लें, स्पेसिफिक बताएं, अगर बाद में लगे कि मार्क्स कम अभी कम पड़े मार्क्स के लिहाज से, फिर कोड ऑफ एथिक्स वाले लिखते हैं। सेशन पहचान लेंगे जी। अभी इम्तहान है आपका कि जो सारा कुछ आपने स्टार्ट से लेके आज तक कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है उसका, चलिए बाकी इम्तहान आपके वो LMS में डिस्कशन है। ये भी क्लास, यू आर द एथिक्स पार्टनर एट रज़ा कुरैशी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स RQC। क्या एथिक्स पार्टनर जो है वो क्वालिटी इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होता है? की ऑडिट पार्टनर होता है एथिक्स पार्टनर? एथिक्स पार्टनर की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में लिखा था एथिक्स पार्टनर में? नहीं है, नहीं है, नहीं लिखा था। उसमें क्या लिखा था कि यार तीन बात लिखी थी, क्वालिटी रिव्यूअर था, ये एथिक्स पार्टनर थोड़ी था। लेकिन बहरहाल ये मैंने वैसे एडिशनल क्वेश्चन पूछा, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपसे। और ना ही कोड ऑफ एथिक्स में कहीं लिखा हुआ है कि एथिक्स पार्टनर उसमें शामिल है या नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ। जजमेंटल क्वेश्चन था मेरा, आंसर भी जजमेंटल। RQC has served as the auditor of Halim Engineering Private Limited H for the last 6 years। ये लो, और लॉन्ग एसोसिएशन तो इधर आ गई। कौन सा थ्रेट आ गया? 6 ईयर को अंडरलाइन कर लें, 6 ईयर को अंडरलाइन। क्यों? लॉन्ग एसोसिएशन है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होता है। ये लो जी, पहला थ्रेट आ गया। कोई प्रॉब्लम? पिक कर लिया आपने? अच्छा, 6 ईयर से आपके जहन में आ गया था लॉन्ग एसोसिएशन? गुड। फिर पहले मैं सिर्फ थ्रेट आइडेंटिफाई करना, वैल्यूएशन और सेफगार्ड बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि असल तो स्किल थ्रेट आइडेंटिफाई करना है ना, बाद में तो डोर का सिरा मिल गया उसको लपेटना है, वो लपेट देंगे। In July 2025, HCL became involved in a commercial dispute with its major supplier। dispute सप्लायर के साथ था, ये पता नहीं क्यों मुझे एक क्रिटिकल वर्ड लग रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मेजर सप्लायर के साथ, मेजर का लफ्ज भी अहम है। मेट्रो पावर सप्लायर MPS। HCL claims that MPS owes ₹85 million for undelivered components। HCL का कहना है कि MPS जो है उसने हमारे 85 मिलियन देने हैं क्योंकि कंपनी से डिलीवर नहीं किया, एडवांस दिया होगा इन्होंने। Whereas MPS maintains that amount has already been settled with some old outstanding dues। उसने कहा हाँ ठीक है, आपने जो कंपोनेंट्स के दिए थे वो तो मैंने नहीं दिए कंपोनेंट्स आपको, लेकिन पुराने पैसे थे वो एडजस्ट कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या लीगली सेटल कर सकता है ये? आपने वो कंपनी लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का रूल, कि अगर कोई पार्टी पेमेंट भेजे और आपके बहुत से ड्यूज है पैसे, तो वो पेमेंट सिर्फ उन्हीं पैसों को एडजस्ट करने में लगाई जाएगी जो उस पार्टी ने इंस्ट्रक्शंस दी होगी। वरना ये पढ़ा था ना, बीला में होता था ये कंसेप्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के नाम से। अब उसने कह दिया कि भैया ये तो मैं अनडिलीवर्ड कंपोनेंट्स के लिए 85 मिलियन भेजा है। उसने कहा अनडिलीवर्ड कंपोनेंट्स को छोड़ो, तुम्हारे पहले पैसे नहीं दे रहे थे, हमारे हाथ आए, हमने एडजस्ट कर दिए। बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू रिजॉल्व द मैटर एमिकेबली थ्रू आर्बिट्रेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है टू सिर्फ ये 6 ईयर की वजह से। इस केस में देखिए कोई थ्रेट राइज हो रहा है, कोई कोड ऑफ एथिक्स की सिचुएशन फैक्ट हो रही है, यहां तक रुक के, यहां तक नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक हमारे पास नहीं आया वो, अब आने लगा।
To facilitate speedy settlement, the parties have jointly requested RQC's corporate advisor division to act as an independent arbitrator. यहां पे दो थ्रेट राइज हुए, जरा बात समझिएगा। अगर वो ज्वाइंटली का लफ्ज यूज ना करता, सिर्फ ये कहता कि आपका क्लाइंट आया है आपके पास, कौन आया है? क्लाइंट आके कहने लगा ओ मेरा झगड़ा हो गया एक पार्टी के साथ, मेरी सुलह करवा दो, तो ये हमारा कौन से वाला केस होता? लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। उसमें वही एडवोकेसी थ्रेट वगैरह राइज होता जो उसमें लिखा, पहचान रहे हैं? अच्छा, अगला सवाल मेरा, अगर सिर्फ हमारे पास दूसरी पार्टी आती एमपीएस कि सर मेरे एडवाइजर बन जाए, मेरी सुलह करवाएं इसके साथ, मेरा झगड़ा खत्म करवाएं इसके साथ, रिजॉल्व करवाएं, क्या फिर भी थ्रेट राइज होता? हाँ, फिर कौन सा थ्रेट राइज होता? थ्रेट बताएं मुझे सेफगार्ड ना बताएं अभी। अब आप लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऑडिट क्लाइंट को नहीं। अब मैंने अज्यूम किया है कि दूसरी पार्टी हमारे पास आई है कि सर आपके ऑडिट क्लाइंट के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? ऐसे ना करें। एक तरफ हम अपने क्लाइंट का ऑडिट कर रहे होंगे, दूसरी तरफ उसके दुश्मन को लिटिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक तरफ अपने ऑडिट क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, वहां से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, केस का डिफेंस क्या सोच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। दूसरी तरफ उसकी अपोजिट पार्टी दुश्मन भी हमारे पास आ गया, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? आइए दोबारा से कोड ऑफ एथिक्स शुरू कर जी, कोड ऑफ एथिक्स दोबारा से शुरू करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा आगे, आधा घंटा गुजर जाए जब तक बताएंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कौन सा थ्रेट है? नहीं, सेल्फ सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन बताए मेरे को, कौन सी सिचुएशन पड़ी थी? कोड ऑफ एथिक्स में जाके पहले सिचुएशन मैच करनी है ना। खोले कोड ऑफ एथिक्स, पढ़े टेबल ऑफ कंटेंट्स, पास कर दे जी। जब तक ये नहीं बताएंगे मैं नहीं आगे चलना, भैया पास कर दे। हाँ, अब सर कौन से वाला देखा? जहां पे फंस जाए वहां पे कोड ऑफ एथिक्स देख ले। कोड ऑफ एथिक्स देखना फौरन याद आ गया, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल, क्यों कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि हमारे एक ऑडिट क्लाइंट का और हमारे एक अदर क्लाइंट का इंटरेस्ट आपस में कंफ्लिक्टेड है। शाबाश। अब इसमें बाकी काम कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच गए ना, बाकी मुझे बताने की मैं पूछूंगा थ्रेट कौन से उधर लिखे हुए हैं, केस के साथ जस्टिफाई करवा देना। अच्छा, फिर से मुझे बताइए 6 ईयर्स की वजह से क्या थ्रेट राइज हुआ? फैमिली लॉन्ग एसोसिएशन वाला। फिर उसके बाद अगर हमारे पास सिर्फ हमारा क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट आके कहता मेरा झगड़ा हो गया है, जरा आर्बिट्रेशन करवा दो, कौन सा केस होता? हाँ, वो लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज। अगर हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं आता, अदर क्लाइंट, दूसरी पार्टी आके हमारे पास कहती सर अपने ऑडिट क्लाइंट के साथ मेरा झगड़ा हो गया, जरा लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस, फिर कौन सा थ्रेट राइज होता? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोनों आ गए हैं, अब कौन सा थ्रेट राइज हुआ? दोनों हो गए। अपने ऑडिट क्लाइंट को लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हो गया, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। 3 केस तो आ गए। कौन कौन से 3 केस आ गए यहां पे? 6 ईयर्स की वजह से लॉन्ग एसोसिएशन, और डिस्प्यूट की वजह से हमारे क्लाइंट का डिस्प्यूट है थर्ड पार्टी और हम आर्बिट्रेटर अपने ऑडिट क्लाइंट का आर्बिट्रेटर होने की वजह से लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, और अपने क्लाइंट की अपोजिट पार्टी का भी आर्बिट्रेटर है हम, तो फिर क्या गया? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दो दुश्मन लोगों के दरमियान में अगर आप हो, दोनों से ताल्लुक हो, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक का भला करे दूसरे का नुकसान हो सकता है। 3 सिचुएशन हो गई, लॉन्ग एसोसिएशन, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस। अब आगे देखते हैं। एंड टू होल्ड
₹85 million with RQC until arbitration decision is finalized। उन्होंने कहा ये जो 85 मिलियन है ये RQC के पास पड़ा रहेगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। थ्रेट पे ना मुझे पहले सिचुएशन बताएं, मेरे को थ्रेट दे, क्योंकि सही सिचुएशन पे पहुंच के मेरी तसल्ली हो जाएगी कि एग्जाम में बिल्कुल भी ब्लैंक हो गए ना, आप बिल्कुल भी ब्लैंक हो गए, जीरो हो गए, लेकिन सही सिचुएशन पे पहुंच के डोर का सिरा मिल गया, आगे कोड ऑफ एथिक्स खोल के आप सारा छाप देंगे, मतलब छाप देंगे से मराद सॉल्व कर लेंगे, एज इट इज नहीं छापना, विद रिस्पेक्ट टू विद कंटेक्स्ट डिस्कस करना। कौन सी वाली? कस्टडी ऑफ क्राइम। यूं आया लाइन पे, शाबाश, अब चला आपका। तो 4 केसेस हो गए 15 नंबर के साथ। बताएं अब, हर केस की हेडिंग दे देंगे, थ्रेश बता देंगे, जहां पे थ्रेश नहीं याद फटाफट देख के लिखेंगे, एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू केस। जैसे लॉन्ग एसोसिएशन में सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी, किस वजह से 6 ईयर है, लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे मैनेजमेंट के साथ हमारी टीम के, ऐसे एक्सप्लेन कर दे। 85 मिलियन की वजह से क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और क्या? 2 ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। और इसमें सेफगार्ड क्या थे भला? कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ सेफगार्ड थे, क्लाइंट मनी होल्ड करने से पहले, और कुछ थे बाद वाले, कस्टडी वाले केस में। पहले कौन सा था, जरा 1-2 बता दें। हाँ, मना कर दो, अल्लाह से, अल्लाह परमिशन दे। और अगर होल्ड करना है तो क्वायरी करो, कहां से आए हैं ये पैसे, किसने दिए हैं ये पैसे, क्यों रखवाए हमारे पास पैसे, सारा सोर्स। और बाद में क्या करना है? अलग अकाउंट में रखने हैं, हिसाब किताब रखना है बाकायदा, अकाउंट फॉर भी करना है ये चीज। अच्छा, ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसका क्या करेंगे? इसमें क्या था वाला? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है प्रोफेशनल थ्रेट टू प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी। और भी कुछ चले वो देख लीजिएगा, कोई और थ्रेट भी है तो। और क्या करना है? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ज्वाइंटली है, बिल्कुल ऑलरेडी पता होगा भी नहीं। हाँ, इजाजत नहीं लेनी, कम्युनिकेट करना अलग बात है, इजाजत भी तो लेनी थी, तो उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद क्या करना है मजीद? इजाजत मिल जाए तो टीम सेपरेट करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, टीम इंटेक्शन नहीं होना चाहिए, फाइल रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, इंफॉर्मेशन, यानी कोशिश करनी है कि ऑडिट की इंफॉर्मेशन हमारी इस जो आर्बिट्रेटर वाला है इसके पास ना पहुंचे। और ये जो लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज है इसमें क्या करना? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है ना इसमें, क्योंकि कितनी अमाउंट रिकवरेबल होगी कितनी नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी। कंटिजेंट रिसीवेबल है, या अगर रिसीवेबल रिकॉर्ड किया तो उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होगी, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से टीम को चेंज करना है, समझ? क्या आप समझते हैं 4 सिचुएशन 15 मार्क्स के लिए आप सफिशिएंटली हैंडल कर देंगे? ये करना है क्लियर। कोई मुश्किल तो नहीं था मुश्किल सिर्फ, हाँ, अगर सिचुएशन सारी पता हो, बस थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह है, वो आपके नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा अड़े है ना, उस तरफ प्रैक्टिस है। 2-3 कंसेप्टिव क्वेश्चन करेंगे ना तो वो इंशाल्लाह स्पीड सेट हो जाएगी। लेटेस्ट क्वेश्चन था, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से पूछ रहा है। ये थोड़ा सा कैफ लेवल से डिफरेंट है। कैफ लेवल में क्या होता है? कैफ लेवल में यही क्वेश्चन होता ना, तो वो इसको पार्ट 1 अलग करता, 2 अलग करता, 3 अलग करता, 4 अलग करता, 4 डिफरेंट सिचुएशन देता। यहाँ पे उसने क्या किया है, कंटिन्यूस केस स्टडी में सारी मिक्स कर दी है। जब अलग अलग देता है तब मिस होने का चांस नहीं होता। यहाँ पे पॉसिबल है कि 4 में से कोई 1 या 2 मिस हो सकती हैं सिचुएशंस। क्लियर? मैनेज कर लेंगे। ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स फुल फ्लज मेरी तरफ से अब कंप्लीट है। अब इसके पास पेपर की प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।